Hello students, today we will discuss the last topic of chapter 2, that is relations between fundamental rights and directive principles of state policy. In the previous class we had discussed about directive principles, in which we get to know that directive principles are the directions given by constitution to various states related to public welfare. And if we talk about fundamental rights, these are the compulsory rights. There is a compulsion on each and every state to follow it, and if there is any violation, then citizens can claim. But in the case of directive principles, these are not enforceable. Citizens cannot claim, they cannot approach to court. So now we will discuss about the relationship between these two concepts. First we will discuss the differences कि इन दोनों में differences क्या क्या है. As we already discussed in the previous class that fundamental rights are justifiable. If any kind of violation took place, then we can approach to court, while directive principles, these are non-justifiable, so we cannot approach to court. So directive principles are only the direction, these are the positive directions given by constitution, but they are not enforceable. Now नेगेटिव, ये पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेट को कुछ काम करने से रोकता है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्टेट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट सिटीजन्स. सो सिटीजन्स के अगेंस्ट में कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता. वाइल ये एक पॉजिटिव नोशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है कि ऐसा करना चाहिए. द स्टेट शुड डू समथिंग फॉर पब्लिक वेलफेयर. नाउ third difference is individualistic. Fundamental rights for each and every citizen, एक इंडिविजुअल सिटीजन के लिए, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सेक्शन के लिए, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए, ये एक पूरी सोसाइटी को इंडिकेट करता है. तो ये सबके वेलफेयर के लिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये डायरेक्शन देता है कि जितनी भी चिल्ड्रंस हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए. तो दिस इज़ फॉर सोसाइटी, ये किसी कॉमन ग्रुप के लिए है, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए हो, चाहे चिल्ड्रंस के लिए हो, चाहे वुमेन के लिए हो, ये किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हो सकता है. नाउ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं जो कि एक पर्सन अपने पॉलिटिकल लाइफ में इंजॉय करता है. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. सो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को बेटर करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर enshrined in our constitution. Now class, although both fundamental rights and directive principles are necessary for human being, for Indian citizens, but there is a conflict between both fundamental rights and directive principles. Now we will discuss that ऐसा क्या है कि दोनों के बीच में conflict है. The point is that फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने के लिए समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अकम्प्लिश नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए सो दैट कि जो पुअर जो पीजेंट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम कर रहे थे, जो एंशियंट टाइम्स में जो ज़मींदारी सिस्टम जो इंडिया में चलता था, जिसकी वजह से जो पुअर पीजेंट्स थे वो डेट ट्रैप में थे और वो प्रॉपर उनको अपनी हार्डवर्क के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे बिकॉज दे वर वर्किंग अंडर लैंडलॉर्ड्स. सो ये जो सिस्टम है इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सर्टेन लैंड रिफॉर्म्स. नाउ व्हाट हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स द लैंडलॉर्ड्स they have to surrender their land. Their land was seized by government. So this was the reason that many of the landlords, they approached to court. They claimed that their right to property has been violated. So this created a clash between judiciary and government, because government ने कहा कि हम तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पुअर सेक्शन है उनका वेलफेयर होना चाहिए. बट
उस वेलफेयर में समटाइम्स किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का राइट वायलेट होता है। और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का राइट वायलेट हो रहा था, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का जो राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे रूल कर सकते हैं, वो चीज़ गवर्नमेंट उनसे ले रही थी। सो दिस वाज द रीज़न कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो गई, क्योंकि जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, but at the same time state government was saying that we are doing for public welfare. So this created a big tension between executive and judiciary. So कई बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रियल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो सकता है. So this create tensions between the different organs of government. So we can clearly see from this point that for societal needs, there for if the government take care of the societal needs, then individual interest may get hurt. And this is the reason that government amended the constitution to give effect to the directive principles of state policy. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया. उन्होंने कहा कि वी विल गिव प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सो फिर जुडिशरी का डिसीजन आया. जुडिशरी ने कहा कि यस, यू कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट यू नीड टू टेक केयर दैट यू नॉट हर्ट फंडामेंटल राइट्स. और काफ़ी लॉन्ग बैटल के बाद फाइनली ये जो कन्फ्लिक्ट है ये लेटर ऑन जा कर के केशवानंद भारती केस में ये सेटल हुआ. केशवानंद भारती केस वी विल डिस्कस लेटर, because this is a very important topic. So in a separate class we will discuss about this case. Now complementary to each other, हमने पढ़ा कि दोनों में differences बहुत हैं, दोनों में conflicts भी है, but at the same time they both are complementary to each other. They both oppose each other and they both complement each other. So how they complement to each other? As both ensures the well-being of citizens, दोनों ही citizens के welfare के लिए हैं. Both while fundamental rights restrain the government from doing certain things, ये गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर में कुछ नहीं करने के लिए डायरेक्ट करता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने के लिए कहता है. तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, बिकॉज दोनों ही पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करते हैं. एंड दे बोथ प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ensures the well-being of entire society. So they both concern is public welfare, individual rights. So I hope you understood this topic. Thank you, class.